हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी चैप्टर के 11वें लेक्चर में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इस डेरिवेशन के बाद हम सब लोग इसके आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, या तो फिर हम लेंस पर आ करके लेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट करके फिर एक साथ पूरे आंकिक प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, हम ये चीज़ तो जानते हैं, ये गोलीय पृष्ठ है। अब गोलीय पृष्ठ दो होंगे, या तो अवतल या तो उत्तल। अवतल क्या होता है? हमेशा धंसा हुआ रहता है। जब प्रकाश धंसे हुए भाग पर पड़ता है तो अवतल होता है, और अगर उभरे हुए भाग पर पड़ रहा है तो वो उत्तल होता है। ठीक है, दो तरीके के उत्तल वाले डायग्राम होते हैं। कुछ बुक में अलग तरीके का डायग्राम, कुछ में अलग है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने एक पृष्ठ लिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर धंसा हुआ है भाग, अंदर की ओर धंसा हुआ है। प्रकाश धंसे हुए भाग पर हम डालेंगे तब ये आएगा हमेशा कौन सा? अवतल पृष्ठ। तो S एक अवतल पृष्ठ है, और वो भी कैसा? गोलीय। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है? P है, और वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। माना S एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है। ध्रुव P से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपना प्रतिबिंब I पर बनाती हैं, जिसकी ध्रुव से दूरी V होती है। ठीक है, तो यहां से ये मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव P से U दूरी पर इसी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लिए, बिंदु वस्तु। अब से दो प्रकाश किरण गुजारेंगे। एक क्या गुजारेंगे? सीधी। एक सीधी गुजर जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो सीधी रेखा में चली जाती है बिना अपवर्तित हुई। इधर वाले का माध्यम हम मान रहे हैं विरल, ये विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है, और इधर का माध्यम है सघन, और जिसका अपवर्तनांक कितना है? n2। ऐसी बात नहीं कि हम उधर सघन या इधर विरल नहीं मान सकते, हम उधर सघन इधर विरल भी मान सकते हैं, और उधर विरल इधर सघन भी मान सकते हैं, दोनों के, लेकिन डायग्राम अलग हो जाएगा उस केस में। तो एक हम जानते हैं, जब यहाँ वस्तु से बहुत सारी प्रकाश किरणें गुजर रही होंगी, बहुत चारों तरफ जा रही होंगी, उनमें से एक ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष पर जा रही है, C से जा रही है, तो वो बिना विचलित हुए सीधी मार्ग ऐसे ही चली जाएगी। और क्या करेंगे? दूसरी प्रकाश किरण कुछ ऐसे, इसको थोड़ा पीछे किए दे रहे। ठीक, कितने कोण पर? मुख्य अक्ष से अल्फा कोण पर गुजारी, और जिस गोलीय पृष्ठ पर आकर के ये रुकी उसका नाम क्या है? A है। अब क्यों रुका यहाँ पर? प्रकाश किरण को क्यों रोका गया? क्योंकि इधर का माध्यम विरल है और इधर का माध्यम सघन है, और माध्यम बदलने से अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, गोलीय पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ होता तो हम अभिलंब निकाल सकते हैं। गोलीय पृष्ठ का अगर इस बिंदु पर आया, भाई हम ये जानते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में गई तो ये इस गोलीय पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ का अभिलंब है, ये माध्यम विरल है और ये सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये चीज़ तो क्लियर है, ये सीधी नहीं जाती, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, लेकिन इस बिंदु पर आकर के जब रुकी, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है? गोलीय है, और जिस बिंदु पर आकर के रुकी वो आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे, बिना अभिलंब के कैसे हम पता लगाएंगे? तो किसी भी गोले का, याद रखें, किसी भी गोलीय पृष्ठ का अगर अभिलंब खींचना है, इस बिंदु पर अभिलंब खींचना, तो केंद्र से रेखा खींच दिए, केंद्र से रेखा खींच दीजिए, वो पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये इसका पृष्ठ आपतन बिंदु, इसको हम केंद्र से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? केंद्र से जोड़ देंगे, और ये कितने अंश का कोण बना करके जाएगी? 90 अंश का। ठीक, ये 90 अंश का कोण बना करके जाती है।
अब ये प्रकाश किरण सीधी तो जाने वाली है नहीं, ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकती। अभिलंब ये है इसका, ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक, अब ये हो गई अपवर्तित किरण और एक ये अपवर्तित किरण है भाई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित। एक सीधी गुजारी गई थी, ये आपतित, ये अपवर्तित। ये दोनों अपवर्तित किरण कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इनको पीछे लाया जाएगा तो हम पता महसूस कर सकते हैं। ये पीछे लाई गई, इसको भी पीछे जब लाया गया तो ये कुछ यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, जहाँ पर काटेंगे वहीं पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। याद रखिए, इसको डॉटेड लाइन से पीछे लाएंगे। ठीक, तो ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। किसका, वस्तु का। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, क्योंकि ये अपवर्तित किरणें अपने आप मिल नहीं रही है, इनको मिलाया जा रहा है, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये है प्रतिबिंब और इसकी ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक, ये अल्फा कोण है, इसका कोण हमने मान लिया बीटा है और इसका कोण मान लिया क्या है, गामा। ये सब बहुत छोटे कोण है, बहुत बड़े कोण नहीं है, ये सभी छोटे ही कोण है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ही पृष्ठ पर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, यानी एक लंब डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं इसका, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और ये जितना द्वारक की है, द्वारक मतलब इस पृष्ठ की जो लंबाई है, ये जितनी कम होगी ए उतना ही नीचे होगा और लंब उतना ही जब डालेंगे ये एम उतना ही पी के पास जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। अगर यहाँ तक की लंबाई लेंगे, पृष्ठ की लंबाई यहाँ तक है, तो प्रकाश किरण अगर ऊपर गुजारे तो एम दूर गया। जितना ही ये नीचे लाएंगे, प्रकाश किरण गुजारेंगे नीचे नीचे जितना ही, उतना ही ए पास आएगा। किसके, ए नीचे आएगा, जिससे एम जो है पी के बहुत पास पहुंच जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लोग ये तो जानते हैं कि समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। समतल पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश क्योंकि n2 में जा रहा है, कहाँ से, n1 से, तो n2 बटा n1 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। आई और आर चेक कर लेते हैं। आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण है और ये हो गई अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आर। ठीक, ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आर। अब हम यहां से आई और आर के मान निकालेंगे। तो अगर देखेंगे इस वाले त्रिभुज में आई बन रहा है ना, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक, ये कैसा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ये ओ है, ए है और ये सी है। सी पर कौन सा कोण है, गामा। ओ पर कितना है, अल्फा। ए पर कितना है, आई। ठीक, सूत्र क्या होता है, बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण बराबर सम्मुख अंतः कोण का योग। सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक, ये सूत्र याद रखिए। मतलब क्या होता है कि जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला मिलेगा। बाहर वाला कोण कौन सा है, गामा। अंदर वाले कोण कौन से हैं, अल्फा और आई। हमको आई का मान चाहिए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही जिसमें आर बन रहा है वो वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा है, आई ए सी, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज आई ए सी में। ठीक, यह भी कुछ ऐसे त्रिभुज बन रहा है। ये सी है, ये आई है, ए है। यहाँ पर कौन सा कोण है, आर। यहाँ पर बीटा और यहाँ पर क्या है, गामा। अब की बार बाहर वाला कोण कौन है, गामा फिर से है। अंदर वाले दो कोण कौन से हैं, आर और बीटा। हमको आर का मान चाहिए, तो आर बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लगाएंगे रूल स्नेल के, स्नेल नियम से।
स्नेल के नियम से, क्योंकि हमको समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पता है, हम गोलीय पृष्ठ का निकाल रहे हैं, तो समतल पृष्ठ का यूज करके क्या होता है, प्रकाश जा रहा है N2 में, कहाँ से, N1 से, तो जहाँ को जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहाँ से आ रहा है उसका अपवर्तनांक नीचे, बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। आई और आर के मान रखेंगे तब क्या होगा, एक बात याद रखिए, ये जो आई और आर हैं ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, जो कोण है वो बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे कोण है, ये बस चित्र इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसलिए बड़े कोण है, नहीं ये चित्र बहुत छोटे में बनता है और कोण भी जिससे बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत ही अल्पमान है या अल्पतम है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसको डायरेक्ट हम थीटा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि कोण अगर छोटा है तो साइन थीटा का मान छोटा होता है, कोण बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो N2 बटा N1 बराबर साइन आई की जगह पर आई, साइन आर की जगह पर आर। अब आई और आर के मान रखेंगे, तो N2 बटा N1 बराबर आई कितना है हमारे पास, गामा माइनस अल्फा, और ये कितना है, आर कितना है, गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, N2 का गुणा गामा से तो N2 गामा माइनस N2 बीटा हो जाएगा, बराबर N1 का गुणा गामा से तो N1 गामा माइनस N1 का गुणा अल्फ़ा से तो N1 अल्फ़ा, बराबर। अब क्या करेंगे, N2 को हम N1 गामा को इधर लाएंगे, तो N2 गामा माइनस N1 गामा बराबर, यहाँ पर ये इधर गया, ये N2 बीटा इधर आया प्लस का हो जाएगा, माइनस पहले से ही कौन था, N1 अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालेंगे और उठा करके इसी में रख देंगे, तो उससे अल्फ़ा बीटा गामा का मान, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे हैं, जब आई और आर छोटे तो अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अल्फ़ा का मान देखो इस वाले समकोण त्रिभुज में लेंगे, ये ऊंचाई कितनी हम मान लेंगे h, ठीक, जो m है वो p के बहुत पास है, तो इसलिए सभी जो जहाँ जहाँ m आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर p लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा है, OAM त्रिभुज, ये समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज OAM में कौन सा कोण बन रहा है, देखो इसमें कौन सा कोण लिया गया है, अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ हम tan जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यू छोटी है, tan ही क्यों जोड़ा गया ये भी है, वैल्यू छोटी है तो कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ला सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए, प्रकाश में कहीं पर भी हम कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक, स्वेच्छा अनुसार कैसे हम रखते हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी। tan ही क्यों लिया गया, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण, ये वाला त्रिभुज देखिए, बस ये कर्ण हो गई, ये कर्ण भुजा होगी। कर्ण के मान हमें पता नहीं है, हमें केवल किसका मान, थीटा के सामने क्या है, लंब, जो कि कितना है h, और ये हो गई कर्ण और ये हो गई अवशेष आधार, OM हो गया आधार। OM लगभग किसके बराबर है, OP के बराबर है, और OP हमें पता है O की P से दूरी कितनी है, U है, ठीक। तो यही है, लंब कितना है हमारा, AM बटे आधार कितना है हमारा, इस वाले त्रिभुज में आधार कितना है, OM। थीटा के सामने हमेशा लंब रहता है, ये लंब है, हर एक केस में ये आएगा, क्योंकि ये थीटा के सामने, ये सभी थीटा के सामने ये है, तीनों के तीनों में। अब AM कितना है, AM है h बटा OM को हम क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और देखते लेते हैं, AM बटा OM को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, OP। OM जो है, OM लगभग किसके बराबर, OP, M लगभग P के पास ही है ना, और OP कितना है हमारे पास, U, क्योंकि P के बाईं ओर वस्तु है, तो P के बाएं हाथ वाली चीज़ें ऋणात्मक और दाहिने हाथ वाली चीज़ें धनात्मक होती हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के ऊपर वाली धनात्मक, नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऊपर कौन है देखो, H, तो H हो गया पॉजिटिव। P के बाएं हाथ O है, P से दूरी ली जाती है, P के बाएं हाथ वाली दूरी ऋणात्मक, P के बाएं हाथ वस्तु है, तो बाएं हाथ वस्तु की दूरी क्या है, U। P से O की दूरी कितनी है, U, क्योंकि बाएं हाथ पर है दूरी ये, तो माइनस का U, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे
इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है? IAM, ये वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज IAM में कौन सा है कोण? बीटा। तो बीटा के साथ भी क्या जोड़ देंगे? tan, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा बीटा के सामने लंब, लंब कितना है? AM, कोण के सामने लंब, भुजा जो होती है वो लंब होती है। और ये क्या हो गई? आधार, क्योंकि 90 अंश के सामने कर्ण, तो ये अवशेष IM क्या है? आधार है। IM लगभग किसके बराबर? M आया, P लिख सकते हैं। IM लगभग किसके बराबर? IP के बराबर। IM जो है वो लगभग IP के बराबर। AM कितना है? H, और P के बाएं हाथ I है, P के बाएं हाथ वाली दूरी ऋणात्मक, P से I की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V से लिखी जाती है, बाईं ओर है तो माइनस। ठीक। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? गामा के आधार से, गामा पर चलते हैं। ठीक, ये वाला त्रिभुज देखते हैं, इसमें गामा बन रहा है। कौन सा ये त्रिभुज है? CAM, ये वाला समकोण त्रिभुज CAM में गामा है। इसके साथ क्या लिख सकते हैं? tan गामा बराबर वही लंब बटे आधार होता ही है, tan थीटा बराबर, थीटा कुछ भी हो, ये लंब बटे आधार ही होता है। लंब कितना है? थीटा के सामने लंब, लंब है AM बटे आधार कितना है? CM। AM के मुख्य अक्ष के ऊपर वाली, अच्छा AM बटा CM को क्या लिख सकते हैं? CM जो है वो लगभग CP के बराबर है। AM कितना है? H, और CP कितना है? C, यानी वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि बाईं ओर है, बाईं ओर ये दूरी है, P के बाईं ओर है तो ये ऋणात्मक होगा R। ठीक, अब हमको अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, गामा भी मिल गया। इसको उठाएंगे समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में अल्फा, बीटा और गामा के मान रखने पर, ठीक, रखेंगे N2 ठीक। चलिए N2 गामा कितना आया है? देखो गामा आया है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? गामा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? N2 माइनस N1 गामा। ये एक लाइन छूट गई थी, N2 माइनस N1 गामा, इन दोनों में गामा कॉमन है, तो N2 माइनस N1 गामा कितना है? गामा देखिए हमारे पास कितना आया है? H अपान माइनस R, H ऊपर नीचे माइनस का R बराबर N2 बीटा कितना आया है? बीटा आया H अपान माइनस V गुणा में H अपान माइनस V माइनस N1 अल्फा कितना आया? H अपान माइनस U। अच्छा, H यहाँ है तो H ऊपर कॉमन हो गया, कॉमन लेकर के हम इस वाले H से कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर देखो कितना बचा, ऊपर बचा N2 माइनस N1 और नीचे क्या बचा? माइनस R बराबर, ऊपर क्या बचा? N2 अपान माइनस V, ये माइनस माइनस प्लस N1 अपान U। अब हम माइनस से गुणा कराएंगे, निगेटिव साइन से क्या कराएंगे? निगेटिव साइन से गुणा कराएंगे निगेटिव साइन से, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 अपान R ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा N2 अपान V, और ये माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा N1 अपान U, और यही बन जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक, ये अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। किसी भी गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? N2 माइनस N1 अपान R। N2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। N2 पता ही है, V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है? वस्तु की दूरी। ये होता है फार्मूला। समतल पृष्ठ पर क्या होता है? समतल पृष्ठ के लिए होता है स्नेल का रूल, बताए भी थे हम, और ये गोलीय पृष्ठ पर है, चाहे वो अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो। हाँ, एक चीज़ ये है कि प्रकाश कहाँ जा रहा हो? विरल से सघन में। जब प्रकाश विरल से कहाँ जा रहा हो? विरल से माध्यम से कहाँ जा रहा हो? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, तब ये वाला सूत्र लगेगा। विरल से सघन में जाएगा तो ये, अगर सघन से विरल में गया तो N2 की जगह पर N1, अगर प्रकाश सघन से कहाँ जाए? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से कहाँ जाए? विरल माध्यम में, तब
N1 और N2 के स्थान आपस में बदल देंगे बस। जहाँ N1 था वहाँ N2, जहाँ N2 था वहाँ N1। तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे R बराबर, यहाँ N2 है तो N1 अपॉन V माइनस यहाँ N1 है तो N2 अपॉन U। ये हो गया। ठीक, ये इतना बात याद रखिए। अब एक लाइन और भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में यही यूज करेंगे। वैसे सिद्ध करने को क्या आएगा, इसका जो फार्मूला होता है वो n माइनस वन अपान आर इज इक्वल्स टू n अपान वी माइनस वन अपान यू होता है। वो कैसे होता है चलिए ये भी देख लेते हैं। विरल माध्यम यदि हम मानेंगे विरल माध्यम के रूप में, विरल माध्यम के रूप में वायु मान लेंगे। विरल माध्यम के रूप में किसको मान लेंगे, वायु। तो वायु का अपवर्तनांक यानी कि जो विरल माध्यम है वो N1 है, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक n होता है। तब जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम के रूप में कुछ भी आप मान लीजिए, तब जो सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या था, N2 था। भाई विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 और सघन का क्या था, N2 था। तो N2 को हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। कैसे, क्योंकि जब N1 1 हो गया तो N2 को N2 क्यों लिखे, उसको डायरेक्ट हम n लिख देंगे। और n क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम प्रकाश कहाँ से आ रहा हो, वायु या निर्वात से आ रहा हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक का केस। ठीक, तो N2 की जगह पर n और N1 की जगह पर 1। तो क्या हो जाएगा, ये N2 की जगह पर n हो जाएगा माइनस N1 का मान कितना, 1 अपान आर इज इक्वल्स टू N2 की जगह पर n अपान v माइनस N1 की जगह पर N1 की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और अपान में कितना, u। ये बन गया इसका डेरिवेशन। ठीक, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। हर एक केस में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो हमेशा क्या होगी, आभासी, क्योंकि अपने आप नहीं मिल रही प्रकाश किरणें, अपवर्तित किरणें अपने आप नहीं मिल रही, इनको मिलाया जा रहा है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक, ये था अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ये बात याद रखिए, प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तब का ये सूत्र। अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब N1 की जगह पर N2 और N2 की जगह पर N1। माध्यम बदलेंगे तो n के मान बदल जाएंगे आपस में। बाकी ये प्रकाश विरल माध्यम के रूप में हमने क्या ले लिया है, जब वायु ले लिया गया हो या निर्वात ले लिया गया हो तो विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक N1 है वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि विरल माध्यम क्या है हमारा, वायु या निर्वात, और वायु या निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है उसका मान 1 होता है। तब उस केस में सघन माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होगा उसको हम क्या मान लेंगे, n। ठीक, N2 को हम n मान लेंगे, बस उस N1 और N2 के मान हम यहाँ पर डाल दिए, बस ये फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, ये था इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स ज़रूर देखने हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।